हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे भाई, आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हमने एक क्वेश्चन पेपर लिया था जिसमें हमारे पास 75 क्वेश्चंस थे, और जिनमें से मुझे लगता है हमने भाई 2 लेक्चर अभी तक करे हैं। और इन 2 लेक्चर में हम सोच रहे थे कि जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतना वेस्ट है, बट एक्चुअल में पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो हमने ये 58 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने जो टोटल क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में वो 58 तक कर लिए थे 2 लेक्चर में। अभी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ना उसको हम इस लेक्चर में खत्म कर देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी जा रही होगी, आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। इससे पहले और भी क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व करा रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भाई टाइम इज वेरी प्रीसियस। हम जिस काम के लिए आए उस काम को करते हैं, और हमारा काम है आज के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 58 तो हमारा हो गया था ना। हाँ, 58 हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे एनर्जी कम किसकी होती है, सिग्मा की, और सबसे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार की। ये हमने आपको बता दिया था, राइट है ना। हमने कुछ इस तरह का बताया था ना, सबसे नीचे होता है सिग्मा, फिर उसके बाद आता है पाई, फिर उसके बाद आता है एन, नॉन बॉन्डिंग है ना, फिर उसके बाद क्या आता है पाई स्टार, और फिर उसके बाद क्या आता है सबसे ऊपर सिग्मा स्टार। ये हमारे पास एनर्जी का क्रम होता है। तो ये तो हम जान चुके थे अभी। और इसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसमें हमने 4 टाइप के ट्रांजिशन पढ़े थे। एक था हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा था हमारे पास एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तीसरा था हमारे पास पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, और एक था हमारे पास एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। और इनकी एनर्जी लेवल के बारे में क्वेश्चन आई थिंक आ चुका था, वो भी हमने कर लिया था कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार की होती है, उसके बाद में आपको एन से सिग्मा स्टार की होती है, फिर आपका पाई से पाई स्टार की होती है, और फिर एन से पाई स्टार की होती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि इसकी इसकी जितनी भी चीज़ें थी उसको हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में सुनता है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कह रहा था रीजन बिटवीन 1500 टू 400 सेंटीमीटर इज कॉल्ड। अरे भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया था, जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो वहां पर 4000 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर कहाँ तक 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज होती है। ठीक है, 4000 से 400 तक। इसके बाद हमने उसमें यह बताया था कि आप 4000 से 1500 तक जाओ, और 1500 से फिर 4000 तक जाओ। 4000 से 1500 तक की जो रेंज है वो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है, ये हम बता चुके थे, और इसका क्वेश्चन भी आ चुका था। और अगर हम 1500 से बाद जाएंगे, 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास किसके लिए होता है, फिंगरप्रिंट रीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है, फिंगरप्रिंट रीजन। ये भी हम आपको बता चुके थे। तो इसने हमसे ये कहा था रीजन बिटवीन 1500 टू 400 सेंटीमीटर इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में हम आपको बता चुके थे कि क्या होता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16। हम सोच तो ये रहे थे कि लास्ट क्लास में आपका सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट वही प्रॉब्लम होगी ना थोड़ी सी भाई, पता नहीं क्या था, शायद पीडीएफ में ऐड करना भूल गए थे या रह गए थे, जो भी है इस वजह से नहीं हो पाया। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा था वेव नंबर ऑफ 400 सेंटीमीटर इनवर्स करस्पॉन्ड टू द वेव लेंथ। ओके, वेव नंबर आपको दे रखा है, वेव लेंथ आपसे पूछी है। तो अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, तो हालांकि हम इसके बारे में बता चुके हैं, बट आपको मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने सारी चीजें छोड़ दी थी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सेंटीमीटर इनवर्स और माइक्रोमीटर के बीच मैंने कहा था केवल और केवल आपको एक काम करना है, ये याद रखना है कि आपको 10,000 कितना 10,000 से डिवाइड कर दें। अगर कोई सेंटीमीटर इनवर्स में है तो वो माइक्रोमीटर में मिल जाएगा, माइक्रोमीटर है तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे आपने कहा कि मेरे पास भाई 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है वेव नंबर, आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए वेव लेंथ में लैम्बडा में।
लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना 10,000 डिवाइड बाई कितना 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये आंसर जो आएगा सेंटीमीटर इनवर्स है, आंसर जो आएगा वो किस में आएगा हमारे पास माइक्रोमीटर में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 और ये हो जाएगा 2, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब ये वेवलेंथ किस में दे रखी है भाई, अरे वेवलेंथ का तो यूनिट ही नहीं दिया भाई, वेवलेंथ की यूनिट नहीं दी, और यूनिट देनी चाहिए भाई इसको। वेवलेंथ किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है या सेंटीमीटर में पूछ रहा है, किस में पूछेगा। अब माइक्रोमीटर को आप चेंज कर सकते हो, 2.5 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का 6 मीटर होता है, माइनस का 6 मीटर हो जाएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये सेंटीमीटर दिया है तो कहीं ना कहीं सेंटीमीटर में पूछेगा, तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे 4 डिजिट आगे लेके आओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25000। अब देखो 1 तो है ही, वही यहाँ पर था 1, मतलब 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3 जीरो आगे आ जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में 0.00025, 0.00025 ये आंसर। देखो अगर आपको यूनिट नहीं दी है तो आप मीटर में ना लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स रहता है, ठीक है। तो वैसे तो यूनिट देनी चाहिए बट उसने यूनिट नहीं दी है, तो कोई ज़्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है। आपको रिवर्स कर देना तो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई समस्या आ रही है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप वो कर लेना। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ऐसा बताता हूँ, आपको लग रहा पता नहीं सर कहाँ से कैसे कर दी, समझ में नहीं आया। देखो एनर्जी के लिए मैं फॉर्मूला क्या बता, अगर आप एनर्जी निकालते हो तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था सर, एक हमारे पास था एच न्यू, ठीक है, दूसरा था एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, तीसरा था एच सी न्यू बार। तो हमको वेवलेंथ और किस में वेव नंबर में रिलेशन पूछे, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इजिकल टू एच सी न्यू बार। तो एच सी से एच सी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू कितना हो जाएगा न्यू बार। उसने न्यू बार की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा पूछा तो लैम्डा इधर जाएगा, तो लैम्डा इजिकल टू 1 अपॉन न्यू बार हो जाएगा। बिल्कुल 1 अपॉन न्यू बार की वैल्यू कितनी है, न्यू बार की वैल्यू 25 सेंटीमीटर इनवर्स। और जब इसको 25 से आप डिवाइड करोगे, 25 ही है ना, नहीं 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 सॉरी 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 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब इसको आप जब क्वेश्चन रिवर्स करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.00025 सेंटीमीटर। बस इतना करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक से ज़्यादा तरीके आपको बता दिए हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 61 पर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी। देखो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल, जब हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी वहाँ पर हमने वुडवार्ड फिशर रूल पढ़ा था, जहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट कौन कैसे करता है, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ कही थी, जहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है वहाँ पर हमेशा लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसमें दे रखा है हमसे, क्या दे रखा है, स्टिल्विन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है स्टिल्विन दे रखा है। एक सिस है, दूसरा हमारे पास ट्रांस है, तो उसने ये कहा लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सिस की या ट्रांस की या दोनों की सेम होगी। तो मैं आपको बता दूं दोनों की सेम नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। कांट से का तो ऑप्शन ही नहीं है, अपने पास दो ऑप्शन है, या तो सिस होगा या फिर हमारे पास ट्रांस होगा। तो हम आपको बताऊं इसमें जो लैम्डा मैक्स है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा ट्रांस स्टिल्विन का होता है। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है जरा एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इधर मैंने H लगा रखा है, इधर मैंने H लगा रखा है, यहाँ पर जो है मैंने लगा रखी है एक रिंग वाली इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको स्टिल्विन कहते हैं, और ये हमारे पास ट्रांस स्टिल्विन है। कौन सी है, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है। अब यहीं पर मैं क्या करता हूँ, इसकी सिस फॉर्म बनाता हूँ। कौन सी बना देता, सिस फॉर्म, सिस बना देते, ये हमारे पास सिस फॉर्म। अब होता क्या है,
होता ये है कि यहाँ पर ये वाले बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है मतलब थोड़ा सा धक्का मुक्की होती है। और धक्का मुक्की होने की वजह से ये जो रिंग है वो प्लेनर नहीं रह पाती, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेनर नहीं रह पाते। ये ऑलवेज क्या रहेगा, प्लेनर रहता है। और प्लेनर रहता है तो इसमें वेटर कॉन्जुगेशन होगा, ये पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा तो इसकी जो वेव लेंथ है लैम्बडा मैक्स है वो हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इसका वेवलेंथ जो है वो कम रहता है। ठीक है, बस इतना ही जानना है, कुछ नहीं। आपको बोलना भाई किसकी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे सर ट्रांस वाले की, जो ट्रांस स्टिल्विन की जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स ज्यादा होता है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। भाई इनमें से कौन सा ऑक्सोक्रोम है। आपको क्लास के दौरान बहुत प्यार से ऑक्सोक्रोम क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होता है, सारी चीजें बताए थे। आप ऑक्सोक्रोम का नाम आज एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, और वो चीज हमारे पास ये है कि ऑक्सोक्रोम में कभी भी आपको पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। क्या चीज, पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा आपका। अगर आपके पास में कोई क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर में ऑलवेज पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, ऑक्सोक्रोम में नहीं मिलेगा। उसने हमसे ऑक्सोक्रोम पूछा, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास ऑक्सोक्रोम हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस आर क्रोमोफोर। बाकी ये तीनों क्या है हमारे पास, अगर इनमें पूछा जाता तो दीज आर क्रोमोफोर्स। इनको हम क्रोमोफोर्स कहेंगे, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स। यही हमारे पास कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो केवल कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है हमारे पास ऑक्सोक्रोम। ये सब हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर्स में। मुझे लगता है शायद 3 से 4 लेक्चर ही हैं जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने 3 से 4 लेक्चर में बिल्कुल खत्म कर दिए। ठीक है, आपने अगर नहीं देखी तो गलत बात है भाई, आप देख लीजिए ताकि आपका जो एग्जाम्स हैं बहुत वेस्ट हो। नॉट इवन एग्जाम्स, एग्जाम्स के बाद भी अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव फील्ड में अगर जाना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव फील्ड मतलब हम बोलना चाह रहे हैं साइंस की फील्ड में, जिसमें जेम है, नेट है, गेट है, उधर जाना चाह रहे हैं, वहाँ बहुत हेल्पफुल रहने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज यूज्ड, सॉरी इज नॉट यूज्ड इन एनएमआर। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। याद रखना यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट हमारा यूज किया जाता है उस सॉल्वेंट में कभी भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन होगा तो वो हमेशा ही उसका जो भी हमारे पास पीक्स मिलेंगी, जो भी हमारे पास केमिकल शिफ्ट मिलती हैं, उनमें हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, खत्म कहानी बस। देखिए भाई यहाँ हाइड्रोजन है बिल्कुल यही ऑप्शन होगा सर, यही नहीं हो सकता, इनमें किसी में हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं एनएमआर के अंदर, लेकिन बस हाइड्रोजन है तो इसको हम एज एन सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते एनएमआर के अंदर, क्योंकि पीक्स को हमेशा डिस्टर्बेंस करता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज टू बार्स। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट किधर होगी, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, ये 2 टर्म होते हैं। हिप्सोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक ये 2 टर्म होता है। भाई इन दोनों टर्म की चलो एक काम करते हैं, हालांकि पढ़ा तो चुके हैं आपको, अगर आपने नहीं देखा तो ये गलत बात ही है वैसे तुम्हारी, लेकिन आपको हम बता चुके हैं सारी की सारी चीज़ें भाई, ये सारी की सारी चीज़ें बता चुके हैं। जब भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, वहाँ पर जब हमारी वेवलेंथ की कोई भी पीक आती है, मान लीजिए ये हमारे पास में पीक आनी चाहिए, ये हमारे पास में पीक आनी चाहिए, ये इसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है लैम्बडा मैक्स, यहाँ आनी चाहिए। मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, अब ग्रुप लगाने से क्या हुआ, उस लैम्बडा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई, किधर चलेगी, टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई। इसे हम कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को आप रेड शिफ्ट भी कह सकते हो, रेड शिफ्ट होता है, वेव क्योर होता है ना, वेव क्योर, इधर से इधर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगी, बढ़ेगी तो रेड शिफ्ट, हाँ बिल्कुल, इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम हमारे पास
रेड शिफ्ट भी होता है। हालांकि ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। अगर वेवलेंथ हमारे पास घट रही है, किधर जा रही है, टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ जा रही है, तो इसको जो नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सॉरी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और इसका दूसरा जो नाम है उसे हम ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्लू शिफ्ट के नाम से। ठीक है, तो आप इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहो या ब्लू शिफ्ट। बढ़ रहा है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, घट रहा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। वेवलेंथ की बात करें, लेकिन वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। और अगर उसकी इंटेंसिटी घट रही है तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, उसे हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन है हमसे क्या भाई, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हो रहा है बताओ। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में सर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रही है, तो हम यहाँ से जो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर इंटेंसिटी नहीं, वो तो हाइपोक्रोमिक होता है। हायर इंटेंसिटी नहीं, वो हाइपरक्रोमिक होता है। शॉर्टर वेवलेंथ, यस, हिप्सोक्रोमिक में शॉर्टर वेवलेंथ होती है, लॉन्गर वेवलेंथ हमारे पास बेथोक्रोमिक शिफ्ट में। आई होप क्लियर होगा हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। और क्वेश्चन नंबर 65 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसकी होनी चाहिए। अरे भाई अभी तो किए थे, नहीं एक मिनट, अभी देखा था ना हमने। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और सबसे कम एनर्जी एन टू पाई स्टार किसकी चाहिए भाई, एन टू, अरे क्या हो रहा है, एन टू पाई स्टार के लिए चाहिए हमारे पास सबसे कम एनर्जी। तो बस इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहा भाई बताओ सबसे कम मिनिमम एनर्जी किसको चाहिए, तो सॉरी एन टू सिग्मा नहीं, एन टू पाई स्टार। भाई ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। और 66 कह रहा है हमसे द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक। जब हम रमन स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो वहां पर जो हमारे पास पीक आती है उसकी जो इंटेंसिटी है डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड करती है, तो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलराइज होगा उसकी पीक उतनी ज्यादा इंटेंस होती है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था रमन से रिलेटेड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 आ चुका है। और 67 हमसे कह रहा है द मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आइंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बेस पे, हाँ भाई जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ते हैं या मास स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो मास स्पेक्ट्रा में बहुत सारी पीक्स आती हैं। एक्चुअल में वो जो पीक्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो उनके मास टू चार्ज रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो पीक्स हैं उस स्पेक्ट्रा के अंदर वो मास टू चार्ज रेशियो के बारे में बताते हैं, उन्हीं के बेसिस पर उसको मतलब क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें भी कोई लेना देना नहीं था। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे भाई आ जा, ठीक है यही है ना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बम्बार्ड द सैंपल इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में एक बार फिर से क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बम्बार्ड द सैंपल इन, हाँ ठीक है, जो सैंपल है उस पर जो बम्बार्डमेंट की जाती है वो एक्चुअल में किसकी की जाती है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की जाती है। इलेक्ट्रॉन ही है जो उनको आयोनाइज करता है। मतलब हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, या फिर हमारे पास हम बोलते हैं कोई भी सैंपल है, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को उस पर मारूंगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन को मारने के बाद वो एक और इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के चला जाता है। एक्चुअल में अभी हमने ये यूनिट को पढ़ा नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ेंगे तब आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कोशिश करेंगे आप अगर कॉम्पिटेटिव में जाएंगे तो वहां पर आपको तो मिल जाना है, बट इस सेमेस्टर में तो नहीं कर पा रहे क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हो चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मोस्ट इंटेंस पीक इन मास स्पेक्ट्रा इज, हाँ मास स्पेक्ट्रा में जो सबसे ऊंची पीक होगी ना, सबसे ऊंची, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मास स्पेक्ट्रा के अंदर सबसे इंटेंस पीक जो होती है उसको हम बेस पीक कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, बेस पीक कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो बार बार पूछी जाती है आपको एग्जाम्स में, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या आ रहा है, द स्पेसिंग बिटवीन
द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस विद इन ए मल्टीप्लेट इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज नोन एज। देखो एनएमआर के स्पेक्ट्रा जो होता है ना वो अलग अलग टाइप का आता है। जैसे उसने कहा डबलेट आ रहा है तो 2 पीक इस तरह की आएंगे, उसने कहा ट्रिपलेट आ रहा है तो 3 पीक इस तरह से आएंगे। तो इनमें से ये कहना चाह रहा है कि 2 पीक्स के बीच, जैसे मान लीजिए ये 2 पीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम जे से दिखाते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम किससे दिखाएंगे, जे। और जे एक्चुअल में क्या होता है, वो जे होता है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट। क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है। तो उसने यही पूछा था, स्पेसिंग उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन लाइंस विद इन ए मल्टीप्लेट, कोई भी मल्टीप्लेट हो, डबलेट हो, ट्रिपलेट हो, या फिर क्वाड्रुपल हो, क्विंटेट हो, कुछ भी हो, तो उसमें से आपसे पूछा कि एनएमआर के अंदर उस डिफरेंस को क्या कहता है, तो उसको कपलिंग कांस्टेंट कहता है। ठीक है, इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होता है हमारे पास, जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जब हम इसको एनएमआर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू यानी कि डेल्टा वैल्यू जो होती है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है हमारे पास एनएमआर के अंदर। तो उसने कहा केमिकल शिफ्ट वैल्यू यानी डेल्टा वैल्यू विद ओके द इंक्रीज इन, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो डीशिल्डिंग होती है, और डीशिल्डिंग होती है तो डेल्टा वैल्यू बढ़ती है। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा डेल्टा वैल्यू बढ़ती है डीशिल्डिंग से। आप कहेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ डीशिल्डिंग। डीशिल्डिंग का मतलब क्या है, किसी भी एटम के आसपास से इलेक्ट्रॉन को हटाना डीशिल्ड कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, इलेक्ट्रॉन को कौन हटाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो डीशिल्डिंग बढ़ेगा, और डीशिल्डिंग बढ़ेगा तो उसमें जो केमिकल शिफ्ट है वो हमारे पास बढ़ जाती है। तो मतलब इंक्रीज ही हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, इंक्रीज ही आएगा। ठीक है, ओके आगे करते हैं अभी हम। अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 72, और क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रेफरेंस कंपाउंड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ एनएमआर देखो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई ना कोई एक रेफरेंस कंपाउंड रहता है मोस्टली। तो एनएमआर में जिसके तहत हमारे पास हम क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट को ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे पास ये होता है, एक सिलिकॉन होता है जिससे हमारे पास में 4 CH3 लगे होता है, 4 CH3 लगे होता है, जो कि मोस्टली सील्डेड कंपाउंड है हमारा, बहुत ज़्यादा सील्डेड कंपाउंड है। तो इसका अगर नाम देखें तो 4 CH3 लगे, इसलिए टेट्रामेथाइलसिलेन इसका नाम होता है। दिस इज टेट्रामेथाइलसिलेन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द पीएमआर, प्रोटॉन एनएमआर है, पीएमआर मतलब प्रोटॉन एनएमआर होता है, इसको हम 1H एनएमआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीएमआर स्पेक्ट्रम, इसके अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन, आप एक चीज देखो, एक टाइप का हाइड्रोजन तो ये हो गया हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, हालांकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है। तो एक टाइप का ये हो गया, दूसरे टाइप का CH2 वाला होगा, तीसरे टाइप का ये हो, कितने हो गए टोटल सिग्नल, 3 टाइप के सिग्नल आपको मिल जाएंगे। ये हमने देखो लास्ट वाले लेक्चर में भी इस चीज के बारे में बताया था, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, और क्वेश्चन नंबर 74 के आराम से, विच टेक्निक इज नोन एज कलर राइटिंग। कलर राइटिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज, मास स्पेक्ट्रोमी में तो मास की बात करते हैं, तो ये तो कलर राइटिंग से कोई मतलब, हाँ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन से कलर होता भी, याद रखो। तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो कलर राइटिंग के लिए यूज की जाती है टेक्निक, एनएमआर से इसका कोई लेना देना नहीं है। और आई थिंक आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कह रहा भाई इन द क्रोमेटोग्राफी, ओके क्रोमेटोग्राफी सही है, द स्टेशनरी फेज कैन बी सपोर्टेड ऑन सॉलिड। सॉलिड पर कौन, हाँ क्रोमेटोग्राफी में जो एक सॉलिड है इस पर कौन मतलब एडजॉर्ब होता है, ऐसा मान सकते हैं, तो वो होता है हमारे पास लिक्विड फेज। बस इतना ध्यान रखना, तो सपोर्टेड ऑन सॉलिड दैट इज लिक्विड ओनली। ठीक है ना, लिक्विड ओनली होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप अपनी समस्या को दर्ज कर सकते हैं। कुछ टाइम से हाँ मैं कमेंट्स को नहीं ले पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो उसकी वजह से कमेंट्स नहीं देख पाए थे, बट नाउ एवरीथिंग इज ओके। सो मैं आपकी कमेंट्स को भी सीन करूँगा, वॉच करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप उधर बता सकते हैं। बाकी जो प्रिपरेशन है वो आप करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर।
तो आप करते रहिए। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और एक बोल सकते हैं नई यूनिट के साथ, है ना। अभी के लिए इस लेक्चर को, इस यूनिट को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।